अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब निकाले बुक का पेज नंबर 40 जिसमें है थर्ड नंबर रेडियोलॉजिक साइन ऑफ लंग डिजीज विच इज स्फेरिकल ओपेसिटीज। ठीक है, अब स्फेरिकल ओपेसिटीज आपके पास लंग मासेस में भी हो सकती है, साथ में लंग नोड्यूल में भी ये अपेयरेंस आपके पास दिख सकती है ऑन द रेडियोग्राफ। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे सॉलिटरी नोड्यूल, वो नोड्यूल जो आपके पास बिल्कुल मतलब सॉलिटरी प्रेजेंट होता है, अकेले प्रेजेंट होता है, कोई और नोड्यूल इसके साथ प्रेजेंट नहीं होता। मल्टीपल नोड्यूल्स, मेटास्टेसिस, कैल्सिफिकेशन, प्राइमरी कार्सिनोमा एंड कैविटेशन, इन सारे पैथोलॉजीज में या कंडीशंस में किस तरह स्फेरिकल ओपेसिटीज नजर आती है ये हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर आ जाते हैं सॉलिटरी नोड्यूल पे। ठीक है, सॉलिटरी नोड्यूल जब सिंगल नोड्यूल या सॉलिटरी नोड्यूल होता है उसके हम अगर काजिस की सबसे पहले बात करते हैं तो काजिस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आपका बुक जो है ना, आपके बुक में गिवन है ये चीजें, अपने निकाले पेज नंबर 40 पे 2.2 बॉक्स जो है ये वाला। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ, ये वाला बॉक्स जो है ना ये आपने फुल रट्टा करना है कि सॉलिटरी नोड्यूल्स के कौन कौन से बेसिक काजेज हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ब्रोंकियल कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा की वजह से जो है ये हो सकता है। सेकंड नंबर जो है वो बिनाइन ट्यूमर है एक, ठीक है, हेमाटोमा, बिनाइन ट्यूमर हेमाटोमा की वजह से हो सकता है ये। नेम जो है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन, ये याद रखना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे कोई इन्फेक्टिव ग्रेन्युलोमा हो सकता है, ग्रेन्युलोमा हो सकता है। फोर्थ नंबर मेट्स के कंडीशन में भी आपके पास सॉलिटरी नोड्यूल दिख सकता है एज स्फेरिकल ओपेसिटीज, इस तरह के ओपेसिटीज आपको नजर आएंगी लंग पे। ठीक है, फिफ्थ नंबर अगर लंग एप्सिस हुआ हो, ठीक है, लंग एप्सिस में कौन सी कंडीशन आती है, कैविटेशन। ठीक है, एंड सिक्स नंबर इज ट्यूबरक्लोसिस, अगर ट्यूबरक्लोसिस कंडीशन हो। सेवेंथ इज नमूनिया, उसमें सब चीजें जो है वो गिवन है, आप देख सकते हैं, रेयरली आपके पास जो है वो नमूनिया काज है इसका। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ लिया सॉलिटरी नोड्यूल, सॉलिटरी नोड्यूल के काजेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा कर लेना है इस टेबल को। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाए मल्टीपल नोड्यूल्स पे। अगर आपके पास लंग में मल्टीपल नोड्यूल्स नजर आए, ठीक है, मल्टीपल स्फेरिकल ओपेसिटीज नजर आते हैं, तो इसका क्या जो है वो डायग्नोस है कि ये क्या चीज हो सकती है। तो मल्टीपल नोड्यूल मेजॉरिटी केसेस में 90% केसेस में मल्टीपल नोड्यूल मेट्स कंडीशन में ऑकर होती हैं। ठीक है, ये मेटास्टेसिस को जो है वो इंडिकेट कर रही होती हैं। एक तो मल्टीपल नोड्यूल और एक जो है ना एक साइन इसका होगा वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होंगी उनकी। ठीक है, वेल डिफाइंड बॉर्डर्स हो और मल्टीपल नोड्यूल्स हो तो मतलब ये है कि वो मेट्स को इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर मेटास्टेसिस पे कि मेटास्टेसिस जो है ना ये हम किस तरह इंडिकेट करेंगे। थर्ड नंबर जो है ना मेटास्टेसिस, मेट्स जिसको हम बोलते हैं। अब मेटास्टेसिस की तरफ अगर आप देखो ना तो इसकी इंडिकेशन किस तरह हम करते हैं। मेटास्टेसिस जो है इसको हम कहते हैं कि अगर एक सेल है ना उसका ग्रोथ ज्यादा हो रहा, ग्रोथ रेट उसका ज्यादा है, ठीक है, टाइम के साथ साथ उसका साइज भी बढ़ता जा रहा है, ये मेटास्टेटिक कंडीशन है, ये मैलिग्नेंसी है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम कहते हैं कि अगर मल्टीपल नोड्यूल्स आपको दिखते हैं, ठीक है, मल्टीपल नोड्यूल्स देखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये मेटास्टेटिक कंडीशन है। थर्ड नंबर पे अगर ये नोड्यूल्स हो गए, ट्यूमर्स हो गए, मासेस हो गए, अगर ये एग्रेसिव इन नेचर है, ठीक है, एग्रेसिव इन नेचर है, देन ये हम इंडिकेट करते हैं कि मेटास्टेसिस है। फोर्थ नंबर पे अगर ये आपके पास चेस्ट वॉल को इन्वेट कर रहे हैं, इन्वेट चेस्ट वॉल। अब फॉर एग्जांपल हमने इसमें क्या पढ़ा था, एपिकल ट्यूमर्स पढ़े थे। फॉर एग्जांपल ये पेनकॉस ट्यूमर्स हैं, ठीक है, पेनकॉस ट्यूमर्स हैं, एपिकल ट्यूमर्स है और इसके साथ ये चेस्ट वॉल है जिसमें क्या है, रिब है। अब ये ट्यूमर
तो लंग को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, रिप को भी अपने साथ नोच कर रहा है, रिप को भी इरोट कर रहा है, जो आपके पास चेस्ट एक्सरे पे बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो सकता है। ट्यूमर्स विजुअलाइज नहीं होते, लेकिन अगर ये सिस्टमेटिक हो गया, मैलिग्नेंसी हो गई, मेटास्टेसिस हो गया और रिप को इसने इफेक्ट किया, देन वो चेस्ट एक्सरे पे नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास 4-5 इंडिकेशंस है मेटास्टेसिस की, कि मेटास्टेसिस को हम किस तरह इंडिकेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर पे अगर हम आ जाए कैल्सिफिकेशन। ठीक है, 4th नंबर पे है कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन भी आपके पास राउंडेड ओपेसिटीज नजर आती हैं, स्फेरिकल ओपेसिटीज नजर आती हैं। कैल्सिफिकेशन कौन कौन से कंडीशन में नजर आएगी, जब अगर आपके पास फंगल ग्रेन्युलोमा हो, ठीक है, फंगल ग्रेन्युलोमा हो, या सेकंड नंबर आपके पास हेमाटोमा हो। व्हाट इज हेमाटोमा, इससे पहले मैंने बता दिया, ये बिनाइन ट्यूमर है लंग का। ठीक है, फंगल ग्रेन्युलोमा अगर आपके पास हो और हेमाटोमा हो, इस कंडीशन में कैल्सिफिकेशन आपको दिखेगी ऑन द चेस्ट एक्सरे, या इस कैल्सिफिकेशन के लिए फिर हम गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो यूज करते हैं, जैसे कैविटेशन के लिए करते थे। गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है सीटी। ठीक है, कैल्सिफिकेशन और कैविटेशन दोनों के लिए हम गोल्ड स्टैंडर्ड सीटी प्रोसीजर यूज करते हैं। ठीक है, अब फंगल ग्रेन्युलोमा और हेमाटोमा बिनाइन ट्यूमर जो है, ये आपको पॉपकॉर्न ट्यूमर, पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन की जो है वो आइडेंटिफिकेशन देगा। ठीक है, पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन हो गया, या कॉन्सेंट्रिक कैल्सिफिकेशन, या यूनिफॉर्म कैल्सिफिकेशन के फॉर्म में ये खुद को इंडिकेट करवाएगा ऑन द इमेजिंग मोडेलिटीज। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक एमसीक्यू आ गया, ठीक है, अगर मैं एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको दूं ना, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है ना, एक पेशेंट, ठीक है, वो आ गया विद द चेस्ट सिम्टम्स। ठीक है, चेस्ट के सिम्टम्स आपको पता है कि चेस्ट के सिम्टम कफ हो गया, एसओबी वगैरह। ठीक है, हमने क्या किया, हमने उसका सीटी किया। ठीक है, और सीटी के स्लाइसिस में जब हमने देखा तो उसकी कैल्सिफिकेशन जो थी ना, कैल्सिफिकेशन नजर आई। ठीक है, वो कैल्सिफिकेशन यूनिफॉर्म थी। ठीक है, या यूनिफॉर्म का वर्ड हम यूज करते हैं, या हम कहते हैं कि वो पॉपकॉर्न शेप थी। ठीक है, या हम कहते हैं कि वो कॉन्सेंट्रिक शेप थी। ये तीनों वर्ड्स हम अगर यूज करें कैल्सिफिकेशन के लिए, हम फिर क्वेश्चन ये करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डायग्नोसिस, बेसिक डायग्नोसिस इसका क्या हो सकता है। तो हमेशा एक बात याद रखनी है कि पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन, यूनिफॉर्म कैल्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक कैल्सिफिकेशन, ये हमेशा बिनाइन कैल्सिफिकेशन या बिनाइन ट्यूमर्स के साथ ये टर्म्स रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जो बेसिक डायग्नोसिस होगी वो हम कहेंगे कि ये बिनाइन ट्यूमर्स है। सबसे पहले तो जब आप ये वाली कंडीशन देखते हो जिसमें यूनिफॉर्म कैल्सिफिकेशन, पॉपकॉर्न एंड कॉन्सेंट्रिक है, तो आप फुली कार्सिनोमा को एक्सक्लूड कर लेते हो कि कार्सिनोमा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्सिनोमा हमेशा याद रखिए वो नॉन यूनिफॉर्म कैल्सिफिकेशन होती है। कार्सिनोमा में कभी भी पॉपकॉर्न या कॉन्सेंट्रिक कैल्सिफिकेशन आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, एक आप इंडिकेट करते हो कि कार्सिनोमा तो है नहीं, सेकंड नंबर बिनाइन ट्यूमर, एंड थर्ड नंबर एक चीज अपने पास याद रखें कि हम इंडिकेट करते हैं कि ये सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल हो सकता है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल में हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर आप बिल्कुल उसके वो देखो ना, उसमें हमने पढ़ा था उसके बारे में, बिनाइन ट्यूमर्स के बारे में। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर, हेमाटोमास और बिनाइन ट्यूमर्स के, तो ये सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल भी आपके पास हो सकता है। तो 3 बेसिक डायग्नोसिस आपके पास हुई, कार्सिनोमा तो हुआ ही नहीं, बिनाइन हुआ, या आपके पास सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल हुआ। ठीक है, अब अगर हम देखें 5th नंबर पे हम जाएं, 5th नंबर पॉइंट पे हम जाए कार्सिनोमा की तरफ। ठीक है, 5th नंबर कार्सिनोमा। अब कार्सिनोमा को हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ऑफ ओपेसिटीज हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कार्सिनोमा में आपके पास 3 टाइप्स ऑफ जो है राउंडेड ओपेसिटीज हो सकती हैं। ठीक है, इसमें राउंडेड ओपेसिटीज आपको नजर आएंगी, ओपेसिटीज। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपके पास है लोब्यूलेटेड, सेकंड नंबर है
नॉच्ड, थर्ड नंबर है आपके पास इनफिल्ट्रेटिंग, ठीक है। अब लोब्यूलेटेड हो गया नॉच। अब लोब्यूलेटेड आपके पास है जो बिल्कुल इरेगुलर इस तरह के शेप का होते हैं ना सेल्स, ठीक है, मतलब इरेगुलर, सारे बॉर्डर्स इसके क्या होते हैं, इरेगुलर बॉर्डर्स होती हैं, ठीक है। एंड सेकंड नंबर नॉच्ड, फॉर एग्जांपल इसका एक साइड रेगुलर है लेकिन एक साइड इसका थोड़ा सा डिप्रेस हुआ है, थोड़ा सा इरेगुलर, एक साइड जो है इरेगुलर है और एक साइड जो है बिल्कुल स्मूथ है, रेगुलर है, ये नॉच्ड जो है सेल्स को आपके पास इंडिकेट करवाता है, ठीक है। इनफिल्ट्रेटिंग में अगर आप देखो तो एक ऐसी कार्सिनोमा है जिनमें जब सेल्स प्रेजेंट होती है वो इनफिल्ट्रेट कर रही होती हैं, स्प्रेडिंग पावर जो है इनफिल्ट्रेटिंग सेल्स में बहुत ज्यादा होती रहती है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कार्सिनोमा, जो कि प्राइमरी कार्सिनोमा आपको राउंडेड ओपेसिटीज की शेप में नजर आ सकती है। अब 6 नंबर पॉइंट पे अगर आप जाओ तो 6 नंबर में हमने कहा कि हम पढ़ेंगे क्या, कैविटेशन। अच्छा, कैविटेशन भी आपको स्फीरिकल ओपेसिटीज की शेप में नजर आएगी, लेकिन उसका क्या होगा कि आपको इस तरह इकोजेनिक रिम नजर आएगा और उसके अंदर आपके पास क्या नजर आएगा, निक्रोटिक टिश्यूज नजर आएंगे, या यहाँ पे एयर होता है, ठीक है, और यहाँ पे फ्लूइड होता है। तो कैविटेशन में एयर फ्लूइड लेवल भी नजर आता है, एयर फ्लूइड लेवल भी नजर आता है। दूसरा इसका रेडियोग्राफिक फीचर ये है कि हमने इससे पहले भी बताया कि इकोजेनिक रिम होता है, इकोजेनिक रिम सराउंडेड होता है, ठीक है, सराउंडेड। और जो सेंटर होता है ना, सेंटर, उसमें आपके पास रेडियोलूसेंट एरिया है, रेडियोलूसेंट एरिया है, मतलब वो एयर है, ठीक है। तो कैविटेशन का हमने पढ़ा कि कैविटेशन हमारे पास 90% केसेस में लंग एब्सिस में होगा, ठीक है, और इसके लिए हम गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर सीटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखनी है कि कैविटेशन हमारे पास ना सिर्फ लंग एब्सिस में होता है बल्कि कार्सिनोमा में भी हो सकता है, ठीक है, स्फीरिकल ओपेसिटीज मेट्स में भी हो सकता है, साथ में इंफार्क्टेड टिश्यू, मैंने कहा था ना इससे पहले, इंफार्क्शन में भी, पल्मोनरी इंफार्क्शन में भी ये हो सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैविटेशन इन कंडीशन में होगा लेकिन ये कभी भी नेवर सीन इन बिनाइन ट्यूमर्स, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर्स का जो सबसे रेडियोग्राफिक फीचर है वो क्या है, पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक कैल्सिफिकेशन एंड यूनिफॉर्म कैल्सिफिकेशन, इससे पहले हमने पढ़ा। एक बिनाइन ट्यूमर में ये कभी नहीं दिखेगा आपके पास कैविटेशन। एंड सेकंड नंबर इनएक्टिव टीबी, ठीक है, इनएक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। एक हमारे पास एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस होती है, एक इनएक्टिव। एक्टिव का मतलब ये है कि जब वो स्प्रेड हो रही होती है, और इनएक्टिव टीबी का हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी थी कि वो जब लेटेंट फेज में या लेटेंट पीरियड में हमारे पास वो बैक्टीरिया चले जाते हैं, उनको हम इनएक्टिव ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इन दो केसेस में आपके पास कभी भी कैविटेशन नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारा था आपके पास स्फीरिकल ओपेसिटीज में। अब हम इसके बाद जाते हैं टॉपिक पे कि हम सीटी में इन सब ओपेसिटीज को किस तरह जो है देख सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास सीटी किस तरह जो है वो स्फीरिकल ओपेसिटीज को आपके पास इंडिकेट करवाएगा, या डिफरेंट पैथोलॉजीज को, या पेट स्कैनिंग, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी किस तरह करवाएगा। तो सीटी क्या है, सीटी सबसे पहले मैं बताऊं ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आपको दिखाता है, जबकि पेट स्कैनिंग जो है ये फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है किसी भी ट्यूमर या नोड्यूल वगैरह का जो है इंडिकेट करवाता है। सबसे पहले अगर हम सीटी की बात करें तो पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन दिखेगी, इसमें पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन नजर आएगी, और ये आपके पास क्या इंडिकेट करवाएगी पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन, कि ये बिनाइन ट्यूमर्स है, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर्स है, कार्सिनोमा नहीं है, ठीक है। फर्स्ट हो गया पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन। सेकंड नंबर अपने पास नोट कर ले नोड्यूल, ठीक है। नोड्यूल में वो सोलेटरी भी कर सकता है, अगर सोलेटरी है तो वो पल्मोनरी सोलेटरी नोड्यूल हो गया, अगर मल्टीपल है ना तो मल्टीपल में वो आपको इंडिकेट करवाएगा कि ये मेट्स कंडीशन है, ठीक है। फर्स्ट नंबर, फिर थर्ड नंबर जो है ना हमारे पास है
कि ये साइज एंड लोकेशन ऑफ द नोड्यूल को भी इंडिकेट करवाता है। स्टेजिंग ऑफ डिजीज में भी ये इंपॉर्टेंट है, स्टेजिंग ऑफ कैंसर टिश्यू जो हमारे पास होती हैं। फिर हम इसको फॉलो अप में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्यूमर है ना, इसको हमने चेक किया, एक दफा हमने इसका सीटी किया तो इसका फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर ये डायमीटर में था, ठीक है, ये हमने फर्स्ट किया। जब हम सीटी दूसरी दफा 3 मंथ बाद करते हैं तो हम करते हैं कि अगर इसका साइज बढ़ गया है तो ये मैलिग्नेंसी है, अगर साइज वही का वही रह गया है तो ये बिनाइन ट्यूमर्स हैं, ठीक है। तो हम फॉलो अप स्कैन्स भी कर सकते हैं सीटी से। अब आते हैं पेट स्कैनिंग पे, ठीक है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी या पेट, इसको हम एफडीजी स्कैनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज, इसमें हम एक रेडियोन्यूक्लियाइड है ये देते हैं, ठीक है। अब ये पेट स्कैनिंग फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हम इसमें अपटेक देखते हैं ना, एफडीजी अपटेक देखते हैं। अब ये एफडीजी अपटेक अगर आपके पास अब बहुत कम है, ठीक है, तो आप क्या इंडिकेट करते हो, ठीक है। फर्स्ट नंबर तो ये है कि ये स्मॉल ट्यूमर्स है, इंडिकेट करते हो कि ये स्मॉल ट्यूमर्स का हम पेट स्कैनिंग कर रहे हैं। सेकंड नंबर स्लो ग्रोइंग है, ठीक है, स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स है। एंड थर्ड नंबर ये बिनाइन ट्यूमर्स हैं। अगर एफडीजी अपटेक आपके पास कम हुआ उस एरिया में ना, उस एरिया में, तो इससे आपने ये 3 चीजें इंडिकेट की कि स्मॉल ट्यूमर्स है, स्लो ग्रोइंग है, बिनाइन ट्यूमर है। बट पेट स्कैनिंग की अगर आप देखते हो तो इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत कम है, ये नैरोइंग डाउन ऑफ ए डिजीज नहीं कर सकता, चाहे अपटेक कम हो या ज्यादा हो, लेकिन स्पेसिफिक डिजीज को ये इंडिकेट नहीं करवा सकता, ठीक है। अगर सेकंड नंबर पे आप देखो तो अगर एफडीजी अपटेक एक जगह ने बहुत ज्यादा ली हुई है ना, बहुत ज्यादा, तो इससे आप ये इंडिकेट कर सकते हो कि ये लंग कैंसर है या कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ठीक है। लंग कैंसर कैंसीरियस टिश्यू या इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस में एक सेल का फंक्शनल या मेटाबॉलिक स्टेटस काफी हाई होता है, जिसकी वजह से वो एफडीजी अपटेक ज्यादा ले रहा होता है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट आप डायग्नोस नहीं कर सकते कि हाँ एग्जैक्टली ये लंग कैंसर है या इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जैसे आप सीटी में एग्जैक्ट वो करते हो, स्पेसिफिक डिजीज को आइडेंटिफाई करते हो। उसके लिए आप क्या करते हो, सीटी प्लस पेट करते हो, ठीक है, कि आपके पास जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए। तो सीटी क्या करेगा, एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन आपको देगा, और जो पेट है वो फंक्शनल इंफॉर्मेशन आपको बता के देगा। एंड इससे फिर पता चल जाता है कि स्पेसिफिकली कौन सा डिजीज है। फॉर एग्जांपल अगर लंग कैंसर है तो इससे फिर प्रॉपर डायग्नोज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास है सीटी एंड पेट स्कैनिंग के फंक्शनिंग, किस तरह हम स्फेरिकल ओपेसिटीज के लिए सीटी और पेट स्कैनिंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे जो वाला टॉपिक वो है लाइन और बेंड लाइक ओपेसिटीज। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।